हाँ, एग्री और कल्चर दो वर्ड से बना है। एग्री मीन्स लैंड और कल्चर मीन्स कल्टीवेशन करना। ठीक है, कल्टीवेशन। कल्टीवेशन मतलब लैंड को जोतना, भूमि को जोतना, ये क्या है? एग्रीकल्चर है। फिर उसके बाद है टाइप्स ऑफ फार्मिंग, और टाइप्स ऑफ फार्मिंग में आपकी 3 टाइप्स मेन है। एक हेलो 3 टाइप्स मेन है। एक प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, दूसरी इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। 3 फार्मिंग पैटर्न्स हैं। ठीक है, तो यहाँ जो फर्स्ट है प्रिमिटिव मतलब मैम मे बी आपके यहाँ नेटवर्क इशू हो मैम। क्या सभी बच्चों के पास आवाज नहीं आ रही है? मैम एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। मैम जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है मैम, जो प्रिमिटिव फार्मिंग है वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर आती है ना? सब्सिस्टेंस का मतलब होता है अपने गुजारे के लिए जो खेती की जाती है, खाने पीने के लिए, आजीविका के लिए। ठीक है, और ये इंटेंसिव भी इसी के लिए है। लेकिन इंटेंसिव और सब्सिस्टेंस में फर्क है। इसमें क्या होता है, इसमें छोटे प्लॉट पे खेती करके, और जो फैमिली और कम्युनिटी लेबर है उसके साथ साथ जो प्रिमिटिव टूल्स है, हो है, डाव है, डिगिंग स्टिक्स है, मतलब हल है, खुरपी है, कुदाल है, इनके माध्यम से फार्मिंग की जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बताया था स्लैश एंड बर्न, एक पैच ऑफ लैंड क्लियर किया जाता है, और उसके बाद दूसरा आगे बढ़ते जाते हैं। 2-3 साल बाद जब इसकी फर्टिलिटी, सोइल फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, तो उसके बाद इसको छोड़ दिया जाता है, बैरन लैंड छोड़ दिया जाता है, और आगे फिर पैच ऑफ लैंड क्लियर करके फिर उसको जलाया जाता है। तो इस तरह से ये नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल, यहाँ शिफ्टिंग होती रहती है। शिफ्टिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह, और उसके साथ साथ क्या करते हैं, यहाँ फर्टिलिटी पावर को बढ़ा देता है सोइल की। ठीक है, जब 2-3 साल तक कोई जमीन खाली छोड़ दी जाती है तो उसमें ह्यूमस की जो मात्रा है, ह्यूमस कंटेंट है, वो बढ़ जाता है, और उससे सोइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद इसको स्लैश एंड बर्न को बोला जाता है झूमिंग कल्टीवेशन, और ये अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम है, आप इनको याद करेंगे। और इंडिया में भी कुछ अलग अलग पार्ट्स में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वो आप सभी देख लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ये नाम आपको ही पढ़ने हैं। जैसे स्लैश बर्न है, ये मिल्पा मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में जाना जाता है, कोनुको वेनेजुएला में, रोका ब्राजील में। तो इस तरह से इंडिया में भी इसको दहिया बेवाड़ के नाम से एमपी, और पेंडा आंध्र प्रदेश, पोमादेवी यहाँ पे ये अलग अलग नाम से जानी जाती है। उसके बाद यहाँ एक लड़की का जिक्र है जिसमें वो क्या कर रही है, एक स्मॉल विलेज में रह रही है, और ये आउटस्कर्ट मतलब बाहर के एरिया में, आसाम के, और वो अपनी फैमिली मेंबर्स को क्लियरिंग, बर्निंग करते हुए देखती है ये काम। ठीक है, क्लियरिंग मतलब फॉरेस्ट क्लियर किया, स्लैशिंग उसको फिर काट के डाल दिया, और फिर उसे जला दिया गया। तो इस तरह से वो इस कल्टीवेशन से क्या है, फैमिलियर है, उसको वो जानती है कि ये कैसे होते हैं। उसमें वो हेल्प करती है कि किस तरह से उसके जो पेरेंट्स हैं या उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, वो रनिंग वाटर, जो पानी बह रहा है बैम्बू कैनल के माध्यम से, उसको उन फील्ड्स तक ले जाया जाता है, और इस तरह से वो इंजॉय कर रही हैं लंबे समय तक अपने आसपास के वातावरण को। ठीक है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ वो जिस एरिया में अब रह रही है वो सराउंडिंग उसे बहुत पसंद है। शी लाइक्स वेरी मच दैट सराउंडिंग्स, बट she wants to stay here for long, but she cannot know the declining fertility of the soil, and her families search for fresh patch of land in the next season. ठीक है, तो इस तरह से प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग समझ आई आपको, जिसमें सिर्फ पुराने जो टूल्स हैं उनके माध्यम से और ज़्यादा से ज़्यादा लेबर का यहाँ प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग।
ये जो फार्मिंग है ये कुछ एरिया में, उस एरिया में ज़्यादा की जाती है जहाँ हाई पॉपुलेशन प्रेशर होता है लैंड पर। और ये लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है, यहाँ पे बायोकेमिकल इनपुट्स जैसे फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, और इरिगेशन के माध्यम से इसको हायर प्रोडक्शन ऑब्टेन करने की कोशिश की जाती है। क्लियर? मतलब प्रेशर जब लैंड पे ज़्यादा है, ज़मीन पे प्रेशर ज़्यादा है और पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो हाई पॉपुलेशन एरिया में कौन सी फार्मिंग की जाती है? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। यहाँ मैंने बताया था कि यहाँ फसल एक से दो या उससे ज़्यादा भी लेने की कोशिश की जाती है। ठीक है, अब इसमें है राइट ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब वन उत्तराधिकार का जो कानून है उसके माध्यम से, जैसे परदादा, दादा और फिर बेटा और फिर पोता, इस तरह से आप देखते हो कि परदादा के पास जमीन ज़्यादा होती है और फिर उसके बाद वो डिवाइड हो जाती है नेक्स्ट जनरेशन में, सक्सेसिव जनरेशन में। तो इस वजह से वो क्या हो रही है? कम होती जा रही है। तो जब लैंड का एरिया कम हो रहा है, प्लॉट एरिया कम हो रहा है, तो इससे ये क्या हो रही है? अनइकोनॉमिकल हो रही है। क्योंकि पहले जो एरिया था उसमें से एक मैंने अभी आपको बताया कि जैसे फर्टिलिटी पावर को स्टोर करके रखना है, तो उससे क्या होगी? एक ज़्यादा ज़मीन है, 3-4 एकड़ है, उसमें से 1-2 एकड़ अगर वो छोड़ दे और 3-4 साल बाद फिर उसमें फर्टिलिटी पावर उसकी बढ़ जाए, तो वहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही बता रहा है कि अब जब उनके पास प्लॉट एरिया कम हो रहा है, लैंड एरिया कम हो रहा है, तो अनइकोनॉमिकल बन रहा है। ठीक है, इस तरह से मैक्सिमम आउटपुट लेने जाते हैं फार्मर्स जो लिमिटेड लैंड उनके पास है उनके माध्यम से। और ये फिर दूसरा ये भी रीजन है कि यहाँ पर हमें अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लिवलीहुड नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, रीज़न मैंने यहाँ पे आपको लास्ट ईयर अभी जो क्लास थी 9th वहाँ पे भी बताया था कि हमारे यहाँ 2 टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट मेन प्रिवेल्ड है। प्रिवेल मतलब प्रचलन में है। वन इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड सेकेंड इज डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल मोस्टली किस में मिलती है आपकी? जो ये एग्रीकल्चर वाला इंडस्ट्री है उसमें, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में हमें सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। इसके साथ साथ जो डिसग्यूज्ड है, मतलब रिक्वायरमेंट 5 की है और 8 पीपल अगर उसमें लगे हुए हैं, तो क्या होता है? उससे प्रोडक्शन बढ़ता नहीं है, जबकि वो 3 जो लोग हैं वो छुपी हुई बेरोजगारी, डिसग्यूज्ड मतलब छिपी हुई, दिखाई नहीं देते, वो काम कर रहे हैं लेकिन जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से 2 आपको समझ आई, एक प्रिमिटिव और एक इंटेंसिव। क्लियर? कोई डाउट है आपको? नो मैम। चलिए नेक्स्ट है कमर्शियल फार्मिंग। जो कमर्शियल फार्मिंग है वो कंप्लीट किस पे होती है? इकोनॉमिक बेस पे होती है। इसके जो मेन पर्पस है वो यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना। ठीक है, तो इसमें जो मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज द यूज ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। और मॉडर्न इनपुट्स में आपने जो पालमपुर वाला चैप्टर था उसमें भी देखा था। मॉडर्न इनपुट्स में क्या आएगा? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब का प्रयोग करके और क्या करने की कोशिश की जाती है? हायर प्रोडक्टिविटी गेन करने की, ऑब्टेन करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, इसमें जो डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है वो वो एक रीजन से दूसरे रीजन में अलग अलग हो सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे राइस है, ये हरियाणा और पंजाब में कमर्शियल क्रॉप है, जबकि ओडिशा में ये सब्सिस्टेंस क्रॉप है, मतलब सिर्फ गुजारे लायक है, इन खेतों में होती है। जो ओडिशा के खेत है वहाँ के लोगों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, वो चावल ज़्यादा खाते हैं, जबकि हरियाणा पंजाब में। 1 मिनट बेटा, किसका माइक ऑन है वो ऑफ कर लीजिए। और अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है तो मैं टाइम दूंगी, अभी पूछ लेना। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर का वो एक रीजन से दूसरे रीजन अलग अलग होता है। हरियाणा पंजाब में
ये इरिगेशन सिस्टम भी अच्छा है और यहाँ पे जो लोग हैं ये राइस कम यूज करते हैं, तो इस वजह से ये क्या होता है, सब्सिस्टेंस क्रॉप है ओडिशा में। जस्ट मिनट, कोई कॉल आया सर का शायद। पापा जी भी उसके बाद ये कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। तो इसी तरह से और भी कुछ क्रॉप्स होती हैं। जब मैं क्लास ले रही थी तो उसमें डिस्कस किया था कि कहीं पर ये कमर्शियल होता है जबकि दूसरी जगह ये केवल सब्सिस्टेंस होती है दूसरे रीजन में, ठीक है। तो अब पूछिए, आप क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे? किसी बच्चे ने माइक ही क्यों ऑन कर रखा है या वो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है? चलिए नेक्स्ट। तो इसमें क्या होता है, कमर्शियल फार्मिंग है कि जितनी भी तरह की फार्मिंग होती है उसमें कोशिश की जाती है कि नाविक चुप, उसमें कोशिश की जाती है कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट बेस पे इसको यूज़ किया जाए, ठीक है, मार्केट पर्पज से, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कमर्शियल फार्मिंग है वो एक रीजन से दूसरे रीजन अलग अलग हो सकती है, जिसमें राइस का यहाँ एग्जाम्पल दिया है। फिर उसके बाद है क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न मतलब भारत में किस किस तरह की फसल उगाई जाती हैं। ये रबी, खरीफ और जायद 3 तरह की फसल्स होती क्रॉप्स होती हैं, जिसमें रबी आपकी सर्दी के सीजन की है, मतलब सर्दियों में उगाई जाती है और गर्मियों में मार्च अप्रैल में इसे काट लिया जाता है। खरीफ की ये बरसात के बेस पे होती है, बरसात की ऋतु में या गर्मी की ऋतु की ये फसल है, और इन दोनों के बीच का जो टाइम है वो जायद कहलाता है, ठीक है। तो ये जो रबी क्रॉप्स हैं ये विंटर में अक्टूबर टू दिसंबर, हार्वेस्टिंग इसकी समर में की जाती है अप्रैल टू जून, ठीक है। ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रबी क्रॉप्स है ये कौन कौन सी हैं? व्हीट, बेरली, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, ये सभी क्या हैं? ये इम्पोर्टेंट रबी क्रॉप्स है, ठीक है। और इसी तरह से ये किन किन एरिया में की जाती है? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये जो है व्हीट के ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाले हैं। रबी क्रॉप्स यहाँ होती है। अब इसके बाद कह रहे हैं कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन है विंटर मंथ्स में, तो वेस्टर्न टेम्परेचर साइक्लोन्स हेल्प करते हैं, यहाँ पर बारिश करते हैं। वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स, ये हमने जो क्लाइमेट वाला लेसन है उसमें थोड़ा सा पढ़ा था। तो ये साइक्लोन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं बारिश लाने में, और जब बारिश होती है तो नेचुरली ग्रोथ होती है इन क्रॉप्स की, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं जो ग्रीन रिवोल्यूशन हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी में और राजस्थान में आई थी, उसकी वजह से भी यहाँ पर रबी क्रॉप्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर है खरीफ क्रॉप्स, और इसमें ये अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्ट की जाती हैं, और ये जो है इसमें मेन है पैडी, मैसे, ज्वार, बाजरा, तुअर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये ज़्यादा होती हैं, ठीक है। इसमें राइस ग्रोइंग रीजन्स भी हैं, आसाम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स ऑफ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, मतलब जहाँ पानी की अधिकता है। आप देख रहे होंगे कि जो राइस है वो उस एरिया में ज़्यादा उगाया जा रहा है, उसमें आपका कोस्टल एरिया ज़्यादा आ रहा है, और इसके साथ साथ कोंकण कोस्ट का है, पता है किसी को? मैम वेस्ट आंध्र प्रदेश, कर्नाटका साइड पे, महाराष्ट्र के आसपास का एरिया, कर्नाटक। गोवा और कर्नाटक के पास है ना, तीन पार्ट्स में डिवाइड है, एक मालाबार, एक कन्नड़ और एक कोंकण, ठीक है। तो वो जो पार्ट जो गोवा के आसपास का है वो कोंकण कोस्ट कहलाता है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि ये यूपी, बिहार, इस एरिया में भी कुछ लेवल पे होती है आपकी ये राइस क्रॉप, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं इम्पोर्टेंट क्रॉप है पैडी पंजाब, हरियाणा में, और इसके साथ साथ आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में
3 पैडी क्रॉप्स ग्रो की जाती है, ये अंडरलाइन कर लेंगे आप सभी। ओस, अमन और बोरो, ये जैसे एक तो सीजन के पहले उगाई जाती है, एक थोड़ा सीजन के टाइम पे उगाई जाती है फसल, और एक बिल्कुल लास्ट में। तो ओस, अमन, बोरो वही है, ठीक है। तो ये 3 पैडी क्रॉप्स हैं, वो ग्रो की जाती हैं एक साल में, ठीक है। हेलो।